Hello CA final students. So hope you are all doing well. So let us start with our revision series. Today's topic for discussion is audit of CFS, and I'm really sorry for not uploading the videos in the past 2 weeks. So sorry again for that. So let us start. So audit of CFS, it's a very easy chapter. Students consider it very easy, but we will learn it in such a way that you can actually institute arts very difficult question in this chapter. So we have to be quite proactive in this chapter. So we will learn all the concepts of CFS, and this is very interesting chapter. So let us start with our discussion. तो सबसे पहले we will learn about the definition of the consolidated financial statements. Basically, financial statements include balance sheet, profit and loss, cash flow statement, SOCI, and any explanatory notes. So there are 5 elements of the financial statements: balance sheet, P&L, cash flow statements, SOCI, statement of changes in equity, and notes. तो ये हमारे पार्ट है. These are basically the elements of financial statements. And now we will learn the what are the respective sections in the Companies Act that creates the requirement of preparing the consolidated financial statements. तो section 129(3) क्या बोलता है? It states that company where a company has one or more subsidiaries इंक्लूडिंग एसोसिएट कंपनी एंड जॉइंट वेंचर. मतलब अगर आपका सिर्फ एसोसिएट है या फिर आपका सिर्फ जॉइंट वेंचर है, तब भी आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे. ठीक है. तो वेयर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरी इंक्लूडिंग एसोसिएट एंड अ जॉइंट वेंचर कंपनी, तो इट शैल इन एडिशन टू इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज नोन एज द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो बनाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. ठीक है. इन सच फॉर्म एंड मैनर एज दैट ऑफ इट्स ओन. तो जिस फॉर्मेट में वो अपना बना रहा है उसी फॉर्मेट में वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा, मतलब शेड्यूल 3 पे फॉर्मेट में बनाएगा. तो सेक्शन 129(3) क्या बोलता है? जहां पे एक कंपनी की सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर या एसोसिएट है, तो इट शैल इन एडिशन टू इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और सेक्शन 129(4) बोलता है कि जो मेथड्स प्रिपरेशन, अडॉप्शन एंड ऑडिट के अप्लाई होते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, वो सेम मेथड्स अप्लाई होंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. ठीक है. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव भी होंगी बोर्ड के द्वारा एंड इट शुड ऑल्सो बी लेड बिफोर द एजीएम. ठीक है. जब मैं अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मैं उसमें ना एक स्टेटमेंट अटैच करूंगा जिसमें सेलिएंट फीचर्स होंगे ऑफ द सब्सिडरी. तो देखो, जब मैं अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, मतलब सेपरेट क्या होता है? जब मतलब मान लो लेट सपोज ए कंपनी है, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है बी कंपनी, तो जब ए अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो वो बी कंपनी के उसमें है ना स्टेटमेंट ऑफ, मतलब जब अपने फाइनेंशियल्स लगाएगा तो उसमें फॉर्म नंबर EOC 1 में जो सब्सिडरी है उसके सेलिएंट फीचर्स बताएगा, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इट्स सब्सिडरी इन फॉर्म नंबर EOC 1. ये अपना पॉइंट आ जाता है ना. अब देखो, अब लेकिन जिस कंपनी को मतलब 129 मतलब देखो 129(3) क्या बोलता है? एक कंपनी की अगर सब्सिडरी, एसोसिएट है, जेवी है, तो उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं. लेकिन मान लो कि ES या फिर इंड AS एग्जम्पशन देता है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो इट शैल बी सफिशिएंट कंप्लायंस अगर सिर्फ कुछ बहुत डिस्क्लोजर्स दे दिए जाए जो कि शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है. मतलब उस केस में आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने, परंतु डिस्क्लोजर्स देने हैं जो कि शेड्यूल 3 में बताए गए हैं. हाउएवर अ कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना. तो ES या फिर इंड AS में अगर आपको बनाना नहीं है, ES में इंडियन को नहीं बनाना होता. ES में अगर आपको याद हो तो 2 एंटिटीज है. एक तो जब इन्वेस्टमेंट जो आपने करी दैट इज फॉर द टेम्पररी पर्पस, ठीक है, टेम्पररी कंट्रोल ऑब्टेन किया, या फिर देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, तो ट्रांसफर के लिए रेस्ट्रिक्शन है. तो ES में 2 कंडीशंस है जिनमें आपको मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने पड़ते. और इंड AS में सिर्फ एक एक्सेप्शन है जब आपको CFS नहीं बनाने पड़ते, वो है इन्वेस्टमेंट एंटिटी के रेस्पेक्ट में. अभी वो अपन आगे पढ़ेंगे. तो ES 21 में 2 एक्सेप्शंस एंड इंड AS 110 में 1 एक्सेप्शन. तो अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में CFS नहीं बनाना, तो अगर आप शेड्यूल 3 में कुछ प्रेस्क्राइब डिस्क्लोजर्स है, अगर आप वो भी दे दो तो भी चलेगा, ये बोला है. ठीक है. अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे CFS से एग्जम्पशन कब कब मिल सकती है. देखो, CFS से एग्जम्पशन ना हमें 3 केसेस में मिल सकती है. एक तो ES के केस में, एक इंड AS के केस में. अभी हमने ES के केस में 2 केसेस पढ़े फर्दर. ठीक है. कि एक
टेम्परेरी कंट्रोल था और एक लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ फंड्स। फिर दूसरा इंडिया में इन्वेस्टमेंट एंटिटी एटीएस में। और एक जो है वो कंपनीज एक्ट खुद बोलता है, वो क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि जहाँ पे या तो आप होली ओन सब्सिडरी हो या फिर क्या हो आप पार्टली ओन सब्सिडरी हो और आपके अदर मेंबर्स मतलब अदर देन दी होल्डिंग कंपनी वाले, ठीक है। तो अगर आपके देखो आप लेट सपोज बी कंपनी है तो बी कंपनी या तो होल्डिंग होली ओन सब्सिडरी है ए कंपनी की, ठीक है, या फिर क्या है पार्शियली ओन सब्सिडरी है ए कंपनी की, लेकिन जो बी कंपनी के अदर मेंबर्स है वो अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या करना है ना, एंड ऑल इट्स अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज एंटाइटल्ड टू वोट। इसका मतलब हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी। मतलब देखो अगर ए कंपनी कंट्रोल करती है बी कंपनी को तो बी कंपनी के जो अदर शेयर होल्डर्स है अदर देन ए कंपनी, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो अगर हमने उन्हें इंटीमेट किया है एंड हमारे पास ये प्रूफ है कि हमने उन्हें एक्चुअल में डिलीवर करी थी दिस इंटीमेशन, ठीक है, और वो बंदे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करते, डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द कंपनी नॉट प्रेजेंट इन सीएफएस। तो अगर मैं बोलूँ बी कंपनी के अदर शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग दोज अदरवाइज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी नोटिस जाएगा, हमारे पास ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, हमने उन्हें इंटीमेट किया है और उनकी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो तीन कंडीशन, हमने इंटीमेट किया, हमारे पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी है और उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, ठीक है। तो अगर ये तीन चीज़ें मैं कंप्लाई करता हूँ तो मतलब कंसोलिडेशन से मुझे एग्जेप्शन मिल सकती है। साथ साथ में मुझे और भी कंडीशन फुलफिल करनी है कि मैं कोई लिस्टेड एंटिटी नहीं होना चाहिए, नहीं मैं प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में होना चाहिए, चाहे भारत में या भारत के बाहर, ठीक है, या फिर अल्टीमेट और मेरी अल्टीमेट या फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी वो फाइल करती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर मान लो बी कंपनी है जिसे कंट्रोल करता है ए कंपनी, तो बी कंपनी के अदर शेयर होल्डर्स अदर देन ए कंपनी ने अप्रूव कर दिया हो, उन्हें इंटीमेशन गई हो, प्रूफ ऑफ डिलीवरी हो एंड उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया हो, और बी कंपनी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ए कंपनी या तो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी या फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी क्या करे, फाइल करे विद द आरओसी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो ये हमारा मतलब ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब देखो 129 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो या तो खुद ही या फिर किसी बंदे की एप्लीकेशन पे तो वो 129 के प्रोविजन से एग्जम्पशन दे सकती है। 129(6) ये बोलता है, ठीक है। अब अपन चलते इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है। मैंने बताया ना इंडिया 110 में इन्वेस्टमेंट एंटिटी को कंसोलिडेट नहीं करना पड़ता। अब इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है, जो पैसा उठाती है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, जो कि ऑब्टेन करती है फंड फॉर द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है, उसका बिजनेस पर्पस है कि वो पैसे को इन्वेस्ट करेगी और कैपिटल एप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट इनकम से पैसा कमाएगी और वो अपनी जो सब्सिडीज की परफॉर्मेंस है उन्हें इवैल्यूएट करती है, उन्हें फेयर वैल्यू बेसिस पे इवैल्यूएट करती है। तो इन्हें कंसोलिडेट नहीं करना होता है, इन्हें बेसिकली अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे सिर्फ फेयर वैल्यू पे वैल्यू करना होता है, ठीक है, टू मेजर ऑल ऑफ इट सब्सिडरी एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा फंडा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक इलस्ट्रेशन है जिसमें पेरेंट कंपनी ने 51% होल्डिंग ली चाइल्ड लिमिटेड की, ठीक है। अब चाइल्ड लिमिटेड और उसने 31 मार्च 19 को ऑब्टेन करे, ठीक है, और फिर उसने क्या किया 20% शेयर डिस्पोज ऑफ कर दिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20 मतलब अगले साल ही इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिए। तो देखो ES 21 और इंडिया 110 अब अपन दोनों में पढ़ते हैं। अगर मान लो कंपनी ES गवर्नड है तो ES में क्या एक फंडा है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी दैट इज फॉर द टेम्पररी पर्पस, मतलब आप उसे जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करने वाले हो तो आपको कंसोलिडेट नहीं करना है। लेकिन ये एक्सेप्शन इंडिया में नहीं है, इंडिया में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी, ठीक है। तो अगर आप देखो ES में क्या एक्सेप्शन है कि आपका जब कंट्रोल जो था दैट इज फॉर दी मतलब क्या बोलते हैं टेम्पररी पर्पस। तो टेम्पररी कब होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जब मैं एक्वायर कर रहा था तभी मेरा इंटेंशन ये था कि मैं इसे जल्दी से जल्दी बेच दूंगा, ठीक है। तो उसे मुझे कंसोलिडेट नहीं करना पड़ता, रादर आई हैव टू अकाउंट फॉर इट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं बात करूँ, अगर ये क्वेश्चन आया होता ES की फिनेंशियल में तो ES में तो जरूरत नहीं थी कंसोलिडेशन की, लेकिन अगर इंडियस के फिनेंशियल्स है तो इसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें माइंड में रखना है। तो देखो इंडिया 110 में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है रिलेटिंग टू टेम्पररी कंट्रोल या फिर ऑपरेशन अंडर सीवीएल लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। ऐसी एक्सेप्शन सिर्फ ES में है, ठीक है। तो अगर मान लो आप इंडियस में बैलेंस शीट बना रहे हो तो देयर इज नो एक्सेप्शन, अदरवाइज यू आर एग्जम्प्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग दी CFS, ठीक है। अब लेकिन पैरा 20 ऑफ इंडिया 110 बोलता है, क्या बोलता है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब से बनाने हैं जब आपने कंट्रोल ऑब्टेन किया, ठीक है। तो अगर आपने कंट्रोल से पहले वाली ट्रांजैक्शन को आपको कंसोलिडेशन नहीं करना, आपको सिर्फ वो ट्रांजैक्शन कंसोलिडेट करनी है आफ्टर द डेट व्हेन यू हैव अक्वायर्ड द कंट्रोल। तो और कब तक कंसोलिडेट करना है, जब तक कि आपका उस एंटिटी ऊपर कंट्रोल है, अदरवाइज आपको मतलब नहीं कंसोलिडेट करना। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ, इसके अकाउंट्स कब से कब तक कंसोलिडेट होंगे, इसके अकाउंट बेसिकली
जिस दिन एक्वायर किया था उस दिन से लेके जिस दिन डिस्पोज ऑफ किया था उस दिन तक के अकाउंट्स कंसोलिडेट होंगे बस, ठीक है। तो ये इंड AS 110 का पैरा है। अब अपन चलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट। पेरेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो वो ये आइडेंटिफाई करेगा कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स का मतलब हो गया सब्सिडरी, JV, एसोसिएट। तो वो अपने आइडेंटिफाई करेगा किन किन कॉम्पोनेंट्स के साथ मुझे कंसोलिडेशन करनी है और क्या क्या मुझे उनकी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिएगी। तो वो कॉम्पोनेंट्स आइडेंटिफाई करेगा, उनकी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिएगी वो आइडेंटिफाई करेगा। फिर वो देखो, अगर आपको याद हो सेगमेंट रिपोर्टिंग का इंड AS 108 बोलता है कि सेगमेंट रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अप्लाई होती है। इट डज नॉट अप्लाई टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन एंटिटी चाहे तो वो दे सकती है, ठीक है। ये फंड है। तो अगर आप तो फिर मतलब CFS में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आ जाता है आइडेंटिफाई दी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, तो इंड AS 108 का। फिर सेगमेंट्स ID तो रिपोर्टिंग रिलेटेड पार्टी VID, तो सेगमेंट आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब देखो मैंने ऊपर पढ़ा था आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स और उनकी कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मुझे ऑब्टेन करनी है। तो फिर मुझे ये पॉइंट बोलता है कि पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर अब सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, वी हैव टू मेक अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड दी सब्सिडरी शुड बी सेम। तो ये देखो AS में तो क्या है, एक इसमें इम्प्रैक्टिकेबल क्लॉज है कि अगर मान लो इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है तो आप मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट भी अप्लाई कर सकते हो और इसका डिस्क्लोजर दे सकते हो। लेकिन इंड AS में इट इज़ मैंडेटरी टू अप्लाई दी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी एक्सेप्ट फॉर एसोसिएट अंडर इंड AS 28। इंड AS 28 में एक एक्सेप्शन है कि अगर इम्प्रैक्टिकेबिलिटी का क्लॉज है, मतलब अगर मैं बोलूँ होल्डिंग सब्सिडरी का कंसोलिडेशन करना है, अगर AS में करना है तो इम्प्रैक्टिकेबल है तो आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का हार्मोनाइजेशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब अलग अलग डिफरेंट भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हो सकती है, लेकिन इंड AS में सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए इन केस ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग JV। लेकिन एसोसिएट के केस में इंड AS 28 एक्सेप्शन देता है और वो बोलता है कि हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वहाँ पे जरूरी नहीं है और वहाँ पे इम्प्रैक्टिकेबिलिटी का क्लॉज है। और देखो गैप कन्वर्जेंस, मान लो मेरी कोई फॉरेन में सब्सिडरी है तो उसका ट्रांसलेशन। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ कंपोनेंट्स मुझे आइडेंटिफाई करने हैं, उनकी क्या क्या फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी है, क्या क्या रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है, क्या क्या रिलेटेड पार्टी अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करनी है, ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड गैप कन्वर्जेंस वेयर एवर एप्लीकेबल। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। और उसकी दैट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल FRF, ठीक है। और उसे 143(1) के हिसाब से इंक्वायरी करनी है और 143(3) के हिसाब से रिपोर्ट इन करनी है, ठीक है। 143(1) के हिसाब से इंक्वायरी करनी है और 143(3) के हिसाब से रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। और उसे ये भी चेक करना है कि क्या एंटिटी पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो मैं बोलूँ FRF का कंप्लायंस, ट्रू एंड फेयर व्यू, 143(1) इंक्वायर करना है, 143(3) में रिपोर्ट करना है और उसे वैलिडेट करनी है द रिक्वायरमेंट ऑफ CFS। तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। साथ साथ में उसे अपना क्या करना है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टेटमेंट्स एंड गाइडेंस नोट्स को फॉलो करना है। साथ साथ में उसे अपना प्लान करना है ऑडिट वर्क, उससे अंडरस्टैंडिंग लेनी है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो NTE ऑफ द ऑडिट मतलब नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करेगा। तो अगर मैं बोलूँ प्लान करना है, फिर उसे अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही विल डिसाइड द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट, और उसे अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करना है टू असेस द ऑडिट रिस्क एंड टू डिज़ाइन द ऑडिट प्रोसीजर। तो अगर मैं सिंपल आपको रिवाइज कराऊँ तो ट्रू एंड फेयर व्यू, FRF का कंप्लायंस होना चाहिए हमारे पास 143(1), 143(3) और एसेज स्टेटमेंट्स गाइडेंस नोट, प्लान करना है मुझे, अंडरस्टैंडिंग लेनी है और प्रोफेशनल जजमेंट को यूज़ करना है। तो अब देखो क्या क्या फीचर्स है ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स। तो क्या क्या फीचर्स है जो कि इम्पैक्ट डालते हैं ऑन द ऑडिट प्रोसीजर्स। तो देखो पहले आप समझो कंसोलिडेशन का प्रोसीजर क्या होता है। कंसोलिडेशन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठाया जाता है और उन्हें लाइन बाय लाइन बेसिस पर कंसोलिडेट किया जाता है ना। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब हमें ऑब्वियसली बात है दो एंटिटीज़ है, लेट्स सपोज A और B, तो B का ऑडिटर अलग हो सकता है, A का अलग हो सकता है। अब इनका CFS कंसोलिडेट होना है लाइन बाय लाइन बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दी क्या बोलते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब देखो इनके ऑडिटर का जब मतलब क्या बोलते हैं डिफरेंट हो सकते हैं, तो वी विल अप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 600। द ऑडिटर ऑफ द CFS में यूज द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर अनलेस द ऑडिटर ऑफ द CFS इज ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ द अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ग्रुप। तो अगर मैं मान लो मैं अदर वर्ड्स ऑफ ऑडिटर भी यूज़ कर
सकता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे भी बनते हैं, और मतलब मैं अदर ऑडिटर्स का भी वर्क यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हमने बोला सारी इन्फॉर्मेशन जो सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है हम उसे लाइन बाय लाइन बेसिस पर कंसोलिडेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी होती है जो हमें कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या क्या अदर इन्फॉर्मेशन है जो हमें मतलब कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपार्ट फ्रॉम दी सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वो कंसिडर करनी पड़ती है। तो देखो अब देखो हमें डिस्क्लोजर देना पड़ता है अबाउट द कॉम्पोनेंट्स कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे, ठीक है। कितना प्रोपोर्शन ऑफ आइटम जो कि कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट में हुआ है इंक्लूड, जिसमें डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई हुई है। लेकिन ये वाला पॉइंट सिर्फ तब आ सकता है जब एएस हो, क्योंकि एएस में ही डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अलाउड है, ठीक है ना। तो ऐसा प्रोपोर्शन ऑफ आइटम जिसमें डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई हो। तो अगर मैं बोलूँ सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे सीएफएस बनता है। हम अदर वर्क का और हम अदर ऑडिटर्स का वर्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने तीसरा पॉइंट बोला हमें अदर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, जैसे कि हमें डिस्क्लोजर्स पर्टेनिंग टू कॉम्पोनेंट बताना है, हमें प्रोपोर्शन ऑफ आइटम जिन पे डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई हुई है, ठीक है। एंड एडजस्टमेंट मेड फॉर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, मतलब ये हो गया इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन जिसकी मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री, तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है। तो तीन चीज़ें अदर इन्फॉर्मेशन में आती है। देखो एक तो जो डिस्क्लोजर्स देना है ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ आइटम जिस पे डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई हुई है, लेकिन ये पॉइंट सिर्फ एएस में होगा, ठीक है। एंड हमें क्या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन की वजह से क्या इफेक्ट देना पड़ रहा है, मतलब बेसिकली हमारा ये पॉइंट हो गया इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। अगर मान लो मैंने कंपोनेंट के ऑडिटर को बोला कि आप मेरी प्लीज़ हेल्प कर दीजिए ना कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट में बनाने में, तो इसे एक सेपरेट असाइनमेंट माना जाएगा। मतलब मैंने एक दूसरे कंपोनेंट को ऑडिटर को बोला कि आपको उसका तो ऑडिट करना ही करना है, साथ साथ में आपको मुझे हेल्प करनी है इन प्रिपेयरिंग द सीएफएस, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उसके लिए दो असाइनमेंट हुए, एक तो उसका ऑडिट करना, दूसरा मेरे लिए हेल्प करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट वुड बी कंसिडर्ड एज ए सेपरेट असाइनमेंट, ठीक है। अब अपन चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, है ना। अब आप समझो कि हमें मटीरियलिटी कैसे, हाउएवर विद रिगार्ड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी द ऑडिट ऑफ सीएफएस, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सीएफएस द ऑडिटर शुड कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो हमें मटीरियलिटी फॉर द ग्रुप डिटरमिन करनी है एंड मटीरियलिटी फॉर ईच कॉम्पोनेंट भी डिटरमिन करनी है। तो अगर मैं बोलूँ मटीरियलिटी फॉर द ग्रुप भी डिटरमिन करनी है एंड मटीरियलिटी फॉर ईच कॉम्पोनेंट भी डिटरमिन करनी है, ठीक है। अब मटीरियलिटी फॉर द ग्रुप इसलिए डिटरमिन करनी है कि जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट हुए हैं क्या वो अप्रोप्रिएट हुए या नहीं हुए, ठीक है। और दूसरा इसलिए करनी है कि क्या जो कंपोनेंट के फिनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो हमारे लिए मटीरियल है या नहीं है। तो दो चीज़ों के लिए हमें ग्रुप लेवल पे मटीरियलिटी कंप्यूट करनी है, एक तो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स और दूसरा कि कंपोनेंट के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियल है या नहीं है, ठीक है। और हमें कंपोनेंट के लिए किस लिए मटीरियलिटी कंप्यूट करनी है कि हम उसके कंपोनेंट के ऑडिटर को बता सके कि मतलब कंप्यूट द मटीरियलिटी फॉर ईच कंपोनेंट एंड कम्युनिकेट टू द कंपोनेंट ऑडिटर इफ ही बिलीव्स इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द सीएफएस, है ना। तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है। तो मटीरियलिटी फॉर द ग्रुप लेवल इसलिए कि मेरा कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएट हुई है एंड कंपोनेंट मतलब इंक्लूड कर मतलब कंपोनेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियल या नहीं उसके लिए, ठीक है। और मुझे कंपोनेंट के लिए भी निकालनी है, मतलब सब्सिडरी के लिए भी निकालनी है और ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे मटीरियलिटी निकालनी है। और मुझे सर्टन कन्फर्मेशंस लेने हैं फ्रॉम दी कंपोनेंट ऑडिटर रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, कोड ऑफ एथिक्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब अगर मान लो पहले यहाँ पे ना एक अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट इन द सेंस पहले क्या होता था, पहले अगर मान लो सब्सिडरी का ऑडिटर कोई क्वालिफिकेशन दे देता था तो होल्डिंग कंपनी का, लेट सपोज मैं होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर हूँ, इस पूरी हम वीडियो में ये समझें कि मैं होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर हूँ, तो मुझे भी अपनी रिपोर्ट में वो क्वालिफिकेशन कंसिडर करनी पड़ती थी, चाहे भले वो मटीरियल हो या ना हो, इन एनी केस। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, आज की डेट में मुझे मटीरियलिटी कंसिडर करनी पड़ेगी। आज की डेट में मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या वो मटीरियल ऑब्जर्वेशन है या नहीं है। तो आज की डेट में मैं देखूंगा कि जो कॉम्पोनेंट ने क्वालिफिकेशन दी दैट इज रेलिवेंट फ्रॉम द ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू और नॉट। पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था, पहले मुझे 100% मतलब जो उसने क्वालिफाई किया है तो मुझे भी क्वालिफाई करना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में देयर फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी वुड बी कंसिडर्ड, पहले यहाँ पे था वुड नॉट बी कंसिडर्ड वाइल कंसिडरिंग द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर। तो मतलब मटीरियलिटी अब मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, पहले ऐसा क्या था मटीरियलिटी वुड नॉट बी कंसिडर्ड। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है। अब अपन चलते हैं, अभी हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो अपने ऑडिट को प्लान करेगा, प्लान के बाद अंडरस्टैंडिंग लेगा, जिसके बेसिस पे वो एनटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करेगा। तो सेम पॉइंट यहाँ आता है कि ऑडिटर प्लानिंग में क्या क्या करता है, प्लानिंग में वो अंडरस्टैंडिंग लेगा किस किस की, ग्रुप के स्ट्रक्चर की,
ग्रुप के कंट्रोल्स की, आईटी सिस्टम्स की एंड रिलेटेड जनरल एंड एप्लीकेशन आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स, ठीक है। वो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेगा, ठीक है। कंसोलिडेशन प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेगा, ट्रांसलेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मान लो मेरी कोई फॉरेन में सब्सिडरी है तो उसका ट्रांसलेशन कैसा हो रहा है उसका अंडरस्टैंडिंग लेगा, ठीक है। तो वो अंडरस्टैंडिंग लेगा ग्रुप के स्ट्रक्चर का, ग्रुप के कंट्रोल्स का, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का, कंसोलिडेशन प्रोसेस का, ये अंडरस्टैंडिंग लिया। अब वो क्या करेगा, एनटीई ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करेगा। तो डिटरमाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग द एनटीई ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द रोमम। तो जितना रिस्क उसने असेस किया उसके बेसिस पे वो एनटीई डिसाइड करेगा। तो अभी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर में प्लान पढ़ा था, प्लान के बाद ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग पढ़ा था, उसके बाद हमने एनटीई पढ़ा था। तो सेम पॉइंट यहाँ पे आ गया। अगर मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, अभी हमने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर पढ़ा था तो वहाँ पे लिखा था प्लान, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग एंड डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो अभी हम सेम पॉइंट ही पढ़ रहे हैं, है ना। फिर हम ये भी, अब देखो दो एडिशनल पॉइंट है, डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क ऐसे 600 एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, ये भी ऐसे 600। तो मुझे ये देखना है कि कितना मुझे दूसरे ऑडिटर का वर्क यूज़ करना है एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब ऑडिटर को ये भी कंक्लूड करना है कि जितने भी कंपोनेंट कंसोलिडेट होने थे क्या वो कंप्लीटली कंसोलिडेट हुए हैं या नहीं हुए। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चेक करना पड़ेगा। तो मुझे ये चेक करना है कि मान लो कि मुझे मतलब क्या बोलते हैं, मुझे ये इंक्वायर करना है कि जितनी भी चीज़ें कंसोलिडेट होनी थी, जितनी भी सब्सिडीज कंसोलिडेट होनी थी, क्या वो एक्चुअल में हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपने पुराने वर्किंग पेपर देख सकता हूँ, मैं मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकता हूँ। तो मैं अपने पुराने वर्किंग पेपर देख सकता हूँ, इंक्वायर कर सकता हूँ मैनेजमेंट से, और मैं पेरेंट के प्रोसीजर को देख सकता हूँ कि पेरेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है कि इन्हें कंसोलिडेट करना है या नहीं करना है, ठीक है। और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स देख सकता हूँ बैलेंस शीट में, मैं देख सकता हूँ पेरेंट की बुक्स में कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कंसोलिडेट करना है या नहीं करना है। मैं इन्वेस्टमेंट देख सकता हूँ कंपोनेंट्स की भी, ठीक है। मैं जॉइंट वेंचर्स या जॉइंट अरेंजमेंट्स को पढ़ सकता हूँ, ठीक है, या मैं कोई अदर अरेंजमेंट्स को भी रिव्यू कर सकता हूँ। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ, मैं पिछले वर्किंग पेपर मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकता हूँ, पेरेंट्स के प्रोसीजर को रिव्यू कर सकता हूँ, उसकी इन्वेस्टमेंट्स को देख सकता हूँ, मैं जॉइंट वेंचर जॉइंट अरेंजमेंट्स पढ़ सकता हूँ, अदर अरेंजमेंट्स पर पढ़ सकता हूँ, फिर मैं स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स पढ़ सकता हूँ। जैसे 186 क्या बोलता है, बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन बोलता है अगर आप कुछ लोन इन्वेस्टमेंट करते हो स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर, ठीक है, यूनानिमस रेजोल्यूशन, ठीक है, 186 के अंदर लिखा है। तो 186 के जो रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए तो उसके अंदर मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, उसमें सारी इन्वेस्टमेंट्स का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो वो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि क्या कोई शेयर होल्डिंग में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर मैं सिंपल आपको रिवाइज कराऊँ, सबसे पहला पॉइंट पिछले साल के वर्किंग पेपर, मैनेजमेंट से इंक्वायर, मैनेजमेंट का प्रोसीजर देख सकता हूँ, 186 के रिकॉर्ड देख सकता हूँ, शेयर होल्डिंग में कोई चेंज हुआ तो उसे इंक्वायर कर सकता हूँ, और मेरा इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू कर सकता हूँ, और जॉइंट वेंचर्स एंड जॉइंट अरेंजमेंट्स को देख सकता हूँ, ठीक है। अब अपन और क्या क्या कर सकते हैं, अपन बोर्ड मिनट्स देख सकते हैं, शेयर होल्डर अरेंजमेंट्स देख सकते हैं। तो ये कुछ बहुत पॉइंट्स है जो अपन पढ़ सकते हैं। तो ऑडिटर में ऑल्सो रिव्यू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस ES 21 में हमने पढ़ा था कि मतलब अगर टेम्पररी कंट्रोल के लिए मैंने किसी सब्सिडरी को अक्वायर किया है तो इट शुड नॉट बी कंसोलिडेटेड। लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा दैट इट इज़ फॉर अ टेम्पररी पर्पस। तो मुझे क्या करना है, जो ईयर एंड के बाद जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें मुझे ये देखना है कि क्या वो सेल हो गई या नहीं हुई। तो अगर इससे मुझे, वैसे तो देखो जो इंटेंशन देखनी होती है वो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी देखनी होती है कि भाई उस दिन ही इंटेंशन होनी चाहिए कि हम इसे जल्दी से जल्दी बेच देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो, लेकिन ये मैं कैसे पता करूँ, अब मैं पता ऐसे कर सकता हूँ, मैं ईयर एंड के बाद देख सकता हूँ कि क्या वो बिकी या नहीं बिकी, ठीक है। तो द ऑडिटर में ऑल्सो रिव्यू द मिनट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड, है ना, कि क्या लिक्विडेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो मुझे ये फर्दर एविडेंस देगा, है ना। वैसे तो मुझे एविडेंस किस डेट का चाहिए, जिस दिन एक्वायर हुआ था, क्योंकि उस दिन इंटेंशन देखना होता है हमें उस दिन चेक करना होता है कि मैनेजमेंट का इंटेंशन इट इज़ फॉर टेम्पररी कंट्रोल, ना कि ऑन द डेट ऑफ सेल, ठीक है। तो हमें मतलब एक एडिशनल एविडेंस मिल जाता है बेसिकली। ये अपना पॉइंट हुआ, है ना। अगर कोई एंटिटी एक्सक्लूड हो रही है फ्रॉम दी CFS फॉर रीजंस अदर दैन दोज अलाउड बाय द एप्लीकेबल FRF, द ऑडिटर शुड कंसिडर इट्स इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो अगर मान लो कोई कंपोनेंट को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो मुझे अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई चेंज इन स्टेटस ऑफ कंपोनेंट होता है, मतलब कोई सब्सिडरी से एसोसिएट बनता है या एसोसिएट से सब्सिडरी बनता है, तो मुझे देखना है कि क्या उसको अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर किया गया है या नहीं किया गया। अब देखो दो तरीके से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, एक AS में, एक इंड AS में। तो जब AS में बनता है तो हमें देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज
उन्हें लाइन बाय लाइन बेसिस पे कंबाइन किया गया है। क्या क्या? एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, कैश फ्लोज, इन सारों को लाइन बाय लाइन बेसिस पे कंबाइन किया गया है। लेकिन हमें डिटरमिन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, है ना, एंड एडजस्टमेंट लाइक ऑफ इंट्राग्रुप ट्रांजेक्शन, तो ये सारी कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स है जो हमें अकाउंट फॉर करनी है और ES 21 के हिसाब से बनना चाहिए। अगर आपका एसोसिएट है तो ES 23 के हिसाब से बनना चाहिए, और अगर आपका कोई जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी है तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड से बनना चाहिए। देखो इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन में क्या होता है, इक्विटी मेथड तो आपको पता ही है। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन में क्या होता है, एसेट्स का कुछ परसेंटेज, मतलब मान लो लेट्स सपोज मेरा 50% है तो मैं एसेट्स का 50% क्लब कर दूंगा, लाइबिलिटी का 50% क्लब कर दूंगा, तो फिर मेरी वो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो ये हमारा मतलब ES में फंडा है, ठीक है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट है वो इंडेस 110 वाला है। तो अगर मैं बोलूँ ES में क्या क्या करना है आपको, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, गुडविल कैपिटल रिजर्व और है ना इंट्राग्रुप ट्रांजैक्शंस, और लाइन बाय लाइन बेसिस पे कंबाइन करना है। इंडेस 110 में भी हमें लाइन बाय लाइन बेसिस पे कंबाइन करना है एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इन सबको। लेकिन यहाँ पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व, यहाँ पे लेकिन कैपिटल रिजर्व को क्या बोला जाता है, गेन ऑन बार्गेन परचेज, तो ये इसका नया नाम है जो आपको लर्न करना है, ठीक है। और अगर आपने कॉमन कंट्रोल, आपने अपेंडिक्स C ऑफ इंडेस 103 पढ़ा होगा जहाँ पे कॉमन कंट्रोल की अकाउंटिंग दे रखी है, तो आपको अगर कोई कॉमन कंट्रोल का ट्रांजेक्शन है तो उसे वैसे ही इट शुड बी अकाउंटेड यूजिंग द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ये भी पॉइंट आ जाता है, ठीक है। हमें एलिमिनेट करना है इंट्राग्रुप ट्रांजेक्शन। अगर एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर है तो हमें उसे इक्विटी मेथड से अकाउंट फॉर करना है, या फिर कोई मेरी जॉइंट ऑपरेशन है। जॉइंट ऑपरेशन मतलब लेट्स सपोज 2 कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, ठीक है। अब वो दोनों मर्ज हो, मतलब वो दोनों साथ होके एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब दोनों क्या है, दोनों रिस्पॉन्सिबल, तो ये जॉइंट ऑपरेशन हो गया, ठीक है, जॉइंट ऑपरेशन हो गया। तो जॉइंट ऑपरेशन में क्या होगा, एसेट्स, लाइबिलिटीज, मतलब ये एक तरीके से प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन वाला मेथड हो गया जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन। इसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज वो हम प्रोपोर्शनेटली बुक कर लेंगे, लेकिन ये जो इफेक्ट होता है वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया जाता है। मतलब देखो अगर आपने कोई भी बैलेंस शीट देखी होगी जिसमें जॉइंट ऑपरेशन क्लासीफाई होता है, तो ये जो अमाउंट जो क्लब होता है ना वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लब होता है, ना कि कंसोल में क्लब होता है, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है। ये अकाउंटिंग एक्सपर्ट है, आप FR में ज़्यादा समझ पाओगे इस चीज़ को, ठीक है। अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव किया इन स्टेजेस तो आपको जो पुरानी इन्वेस्टमेंट थी उसे फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, और जो रिजल्टिंग गेन या लॉस है उसे FVTPL मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करना है, या फिर अगर मान लो वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू इंस्ट्रूमेंट मेजर हो रहा था एज पर 109 तो उसे वैसे बुक करना है। तो आपको फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपका कोई पुराना इक्विटी है तो उसे फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। अब देखो 2 टाइप की कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होती है, एक होती है परमानेंट कंसोलिडेशन, एक होती है करंट पीरियड कंसोलिडेशन। परमानेंट में 2 ही आती है। परमानेंट में वो होती है जो एक्विजिशन डेट पे होती है, या फिर बाद में भी हो सकती है, लेकिन वो तभी होगी जब कोई चेंज हुआ है, मतलब या तो होल्डिंग से सब्सिडरी से एसोसिएट बन गया या एसोसिएट से सब्सिडरी बन गया। तो वो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होती है, दैट आर मेड ओनली ऑन द फर्स्ट ओकेजन या फिर सब्सिक्वेंट ओकेजन पे होती है, लेकिन जहाँ पे चेंज हुआ है इन द शेयर होल्डिंग। तो अगर मैं बोलूँ या तो फर्स्ट ओकेजन पे या फिर सब्सिक्वेंट में तभी जब चेंज हुआ है, तो ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है, यहाँ पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व का डिटर्मिनेशन, ठीक है, तो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में क्या क्या आता है, तो डिटरमाइनिंग गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व एंड डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ NCI। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट है NCI, तो मैं बोलूँ गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना एंड NCI निकालना, दिस इज माई परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अब अपन चलते हैं कि अब देखो गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेट एसेट्स कंप्यूट करते हैं, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स माइनस नेट एसेट्स, ठीक है, वो हमारा आता है गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो अगर मैं बोलूँ इन्वेस्टमेंट्स प्लस NCI का प्रोपोर्शन माइनस नेट एसेट्स इज इक्विवेलेंट टू गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए नेट एसेट्स निकालने के लिए हमें प्री एक्विजिशन रिजर्व निकालने होते हैं। तो प्री एक्विजिशन रिजर्व निकालने के लिए डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि 6 महीने के बाद मैंने एक्वायर करी, तो हम प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं, सिर्फ पहले 6 मंथ के इतने प्रॉफिट है, आफ्टर 6 मंथ के इतने प्रॉफिट है। तो बेसिकली ये फाइंड है ना। तो हमें देखना है कि जो प्री एक्विजिशन रिजर्व है उन्हें हमने प्रॉपरली एलोकेट किया है बिटवीन द पेरेंट एंड द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए आपको नेट एसेट्स निकालने पड़ते हैं। नेट एसेट्स निकालने के लिए आपको प्री एक्विजिशन रिजर्व बाइफरकेट करना पड़ता है बिटवीन द माइनॉरिटी एंड द पेरेंट, है ना। और इसके लिए डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि प्री एक्विजिशन रिजर्व सही निकले। और देखो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होता है,
जब फर्स्ट टाइम होती है या फिर सब्सिक्वेंट ओकेजन्स में होती है अगर कोई चेंज होता है। तो द ऑडिटर शुड ऑल्सो वेरीफाई द चेंजेस दैट माइट हैव टेकन प्लेस इन दिस परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्विजिशंस। तो अगर मान लो एसोसिएट से सब्सिडरी बना या सब्सिडरी से एसोसिएट बना तो दैट शुड बी प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर। तो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होती है, गुडविल, कैपिटल रिजर्व प्लस या फिर कोई फर्दर चेंज होता है। तो देखो अगर मान लो एक एंटिटी में आपका गुडविल आता है, दूसरे में कैपिटल रिजर्व आता है, तो क्या आप नॉक ऑफ कर सकते हो? हाँ, आप कर सकते हो और उसे एक ही आइटम प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन इसका एक सेपरेट डिस्क्लोजर जाता है नोट्स में, जहाँ पे आपको ग्रॉस अमाउंट ऑफ गुडविल बताना पड़ता है एंड ग्रॉस अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व बताना पड़ता है, जो कि डिस्क्लोज होता है नोट्स में। तो अगर मैं बोलूँ आप कर सकते हो, लेकिन इट शुड बी डिस्क्लोज इन द नोट्स। अब अपन आते हैं करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो करंट पीरियड में क्या क्या होता है, जो इस पीरियड की है, जैसे इंट्राडोप ट्रांजेक्शन, इंट्राडोप अकाउंट बैलेंसेस दैट आर मेड इन द अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर। तो इसमें क्या हो गया, जैसे इंट्राडोप इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, अनरियलाइज इंट्राडोप प्रॉफिट, ठीक है। अब इसकी यूआरपी अनरियलाइज प्रॉफिट के ऊपर जो डेफर टैक्स बनेगा, ठीक है ना। इंट्राग्रुप इंडेटनेस अगर मान लो वो एलिमिनेट होगी, है ना, ये अपना पॉइंट है ना। तो एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू हार्मोनाइजेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकाउंटिंग पॉलिसी हार्मोनाइज होनी चाहिए। लेट सपोज अपन एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि एक कंपनी फॉलो करती है WDV मेथड, दूसरी एंटिटी फॉलो करती है SLM मेथड, अब दोनों को कंसोलिडेट करना है, तो क्या यहाँ पे ये वाला क्लॉज अप्लाई होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि method of depreciation is now no more a accounting policy, it is now a accounting estimate। और यहाँ पे क्या बोला है, अकाउंटिंग पॉलिसी हार्मोनाइज होनी चाहिए। तो पेपर में आप केयरफुल रहना, अगर वो बोल रहा है कि WDV एंड SLM वाली दो एंटिटीज़ का मर्जर हो रहा है, ठीक है, मतलब कंसोलिडेट हो रही है, तो आपको उनकी मतलब वो अकाउंटिंग पॉलिसी ही नहीं है, मेथड आज की डेट में एस्टिमेट है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में माइंड में रखनी है, ठीक है। कोई अगर मुझे एडजस्टमेंट करनी है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू सब्सिक्वेंट इवेंट, सब्सिक्वेंट इवेंट दो टाइप के होते हैं, एक एडजस्टिंग एक नॉन एडजस्टिंग, है ना। तो अगर देखो नॉन एडजस्टिंग का बेसिकली कुछ नहीं होता, उसका डिस्क्लोजर जाता है अगर वो बहुत मटीरियल हो, ठीक है। तो डिस्क्लोजर कहाँ पे जाता है, अगर AS के फिनेंशियल है तो अप्रूविंग अथॉरिटी ये रिपोर्ट में जाता है, अगर इंडियस के फिनेंशियल है तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाता है। तो देखो अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है वैसे तो उसका कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई मटीरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो उसका डिस्क्लोजर जाता है। अगर AS है तो अप्रूविंग अथॉरिटी ये बोर्ड रिपोर्ट में, जैसे बोर्ड रिपोर्ट में, अदरवाइज किस में जाता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसमें क्या क्या बताया जाता है, उसमें नेचर ऑफ इवेंट बताया जाता है, कितना फिनेंशियल इफेक्ट है इस चीज़ का वो बताया जाता है, ठीक है। अब देखो एडजस्टमेंट, अब अगर मान लो कोई जो कंपोनेंट की जो बैलेंस शीट है, लेट सपोज हमारी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट है वो 31 मार्च है, लेकिन जो कंपोनेंट का ऑडिट हुआ है वो 31 जनवरी का हुआ है। तो देखो अब जो 2 महीने का गैप है ना, उसको हमें अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो हमें 2 दिन के जो 2 महीने जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है उनमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये हमारी करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट हुआ। एडजस्टमेंट फॉर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट बैलेंस शीट डेट एंड द बैलेंस शीट डेट ऑफ द पेरेंट। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन है वो आपको अकाउंट फॉर करने पड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट कैच है कि देखो अगर आप AS में बना रहे हो बैलेंस शीट, तो जो मैक्सिमम गैप हो सकता है ना कंपोनेंट के फिनेंशियल स्टेटमेंट में और पेरेंट के फिनेंशियल स्टेटमेंट में, वो तो 6 महीने हो सकता है, लेकिन अगर आप इंडियस में बना रहे हो तो ये सिर्फ 3 महीने हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कन्वर्जन, ठीक है। फिर NCI में जो मूवमेंट हुई, देखो NCI का फर्स्ट डिटर्मिनेशन इज अ परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, लेकिन उसमें जो मूवमेंट होती है दैट इज अ करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट और डेफर टैक्सेस की मूवमेंट। तो ये हमारा बेसिकली पॉइंट होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी आज इतना ही। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट।